मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 जियोग्राफी का चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट स्टडी करेंगे। आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिसोर्सेज एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाइंग आवर नीड्स। क्या है ये आपके ये हमारे रिसोर्सेज हैं। तो रिसोर्सेज बेसिकली जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, नेचुरल और एक ह्यूमन। तो हम बात करते हैं पहले नेचुरल रिसोर्सेज पे। जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो दो तरह के होते हैं, एक रिन्यूएबल्स और एक नॉन रिन्यूएबल्स। जो रिसोर्सेज हैं हमारे रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज जो है हमारे, जो कहने के लिए वर्ल्ड में जितने भी पृथ्वी पर जितने भी संसाधन हैं जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं वो सभी के सभी रिसोर्सेज हैं। तो रिसोर्सेज को दो तरीके से बांटा गया, एक तो रिन्यूएबल्स और एक नॉन रिन्यूएबल्स। तो रिन्यूएबल्स रिसोर्सेज वो हैं जो कि भी कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, ये रिसोर्सेज हमेशा अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, और दूसरा नॉन रिन्यूएबल्स जो कि कुछ समय बाद अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं कि रिसोर्सेज के जो क्लासिफिकेशन है कितने तरीके से किया गया है। रिसोर्सेज को हमारे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, इस सब के ऊपर क्या किया गया, उनका क्लासिफिकेशन किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो टू टाइप्स के हैं, बायोटिक, अबायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेज वो होती हैं जिसमें लिविंग थिंग्स, ऑर्गेनिज्म, फ्लोरा, फ्योना ये सब आ जाते हैं। ये सब क्या है, ये सभी के सभी लिविंग थिंग्स है, कहने का मतलब जीवित हैं, इनके अंदर प्राण होती है। ठीक है, जैसे कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव इत्यादि। उसके बाद आता है आपका अबायोटिक। अबायोटिक जो क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, ये जीवित नहीं रहते, इनके अंदर प्राण नहीं होता है। जैसे कि आपका आता है नदियाँ हो गया, पहाड़ हो गए, पर्वत हो गए, ये सभी। तो ये थे आपके ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, टू टाइप्स के, बायोटिक, अबायोटिक। दूसरा आपका आता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉस्टिबिलिटी। अभी हमने बात किया था नॉन रिन्यूएबल्स और रिन्यूएबल्स, ये वही है। मतलब है कि जो हमारे संसाधन हैं उनको समाप्ति के आधार पर भी दो भागों में बांटा गया है। समाप्ति से कहने का मतलब है खत्म होने के आधार पर। अब देखिए हम बात करते हैं रिन्यूएबल्स, क्या है, नवीकरणीय। नवीकरणीय वो संसाधन है जो कि कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। ठीक है, उन्हीं को हम रिन्यूएबल्स बोलते हैं। अब नवीकरणीय संसाधन जो कभी ख़त्म ही नहीं होंगे वो कौन कौन से हैं, वो है हमारे पास सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। ठीक है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ये हमेशा हमारे पास रहेगा। और एक और भी है मृदा, ये भी हमारे लिए ऊर्जा की तरह काम करता है। इसी में पेड़ पौधे और हमारे जितने भी फसल वगैरह सब उगाया जाता है, तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। दूसरा है आपका हम अनवीकरणीय। अनवीकरणीय वो है जो कि कुछ समय बाद ख़त्म हो जाएगा और क्या होगा, इसे हम दोबारा नहीं बना पाएंगे। जैसे कि फॉसिल फ्यूल होता है, पेट्रोलियम, कोयला, ये एक ऐसे संसाधन है जो इनकी एक लिमिट है। लिमिट से कहने का मतलब है ये कुछ समय तक चलेंगे और उसके बाद ये ख़त्म हो जाएंगे, और जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो इन्हें दोबारा नहीं बनाया जा सकता। क्योंकि इनकी मात्रा जो ये जिस प्रक्रिया से बनते हैं वो करोड़ों वर्ष, लाखों वर्ष लग जाता है उसके अंदर। इस वजह से क्या है, इनको दोबारा बनाया नहीं जा सकता है। आपको तो मालूम होगा फॉसिल फ्यूल क्या है। आज से लगभग लाखों करोड़ों वर्ष पहले जब धरती के अंदर परिवर्तन हुआ, सारे जीव जंतु धरती के अंदर दब गए और उनके अंदर बिना ऑक्सीजन के जो परिवर्तन हुए उसी से फॉसिल फ्यूल्स का निर्माण हुआ है। तो इसे बनाना आसान नहीं है, इसीलिए ये जो संसाधन है हमारे पास नॉन रिन्यूएबल्स और नवीकरणीय, ये कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा और इन्हें दोबारा नहीं बनाया जा सकेगा। ये हो गया आपका ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉस्टिबिलिटी। अब दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, कि ऑनरशिप के हिसाब से कितने प्रकार में आपके संसाधनों को, रिसोर्सेज को डिवाइड किया गया है। हमारे रिसोर्सेज को ऑनरशिप के हिसाब से 4 भागों में बांटा गया है। पहला आता है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज वो होती हैं जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है, वो केवल उस पर उसी का व्यक्ति का मालिकाना अधिकार होगा। जैसे अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, किसी की अपनी कार हो गई, किसी का अपना घर हो गया, किसी की दुकान हो गया, ये सब क्या है, ये सबका एक मतलब, ये सबका इस पर एक व्यक्ति का अधिकार है। कोई दूसरा नहीं कह सकता कि नहीं हम भी इसको यूज़ करेंगे। तो ये इंडिविजुअल मतलब इसे हम बोलते हैं निजी संसाधन। ठीक है,
दूसरा है आपका कम्युनिटी रिसोर्सेज, ठीक है, इसे हम बोलते हैं सार्वजनिक संसाधन। जैसे कि आप देखोगे कि आपको लगभग सार्वजनिक अस्पताल, सार्वजनिक स्कूल, कॉलेज ये सरकारी होते हैं ना, तो सरकारी के कहने का मतलब क्या है कि इस पे किसी भी धर्म जाति के लोग जाकर क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं बिना किसी प्रकार के भेदभाव के, ठीक है। तो आप इससे बोल सकते हो कि ये गवर्नमेंट रिसोर्सेज भी होती है, सरकारी संसाधन भी होती है जिसमें सभी का अधिकार होता है, ठीक है। हम इसे सार्वजनिक भी बोलते हैं, कम्युनिटी। उसके बाद आता है आपका तीसरे नंबर पे नेशनल रिसोर्सेज, राष्ट्रीय संसाधन। तो जो राष्ट्रीय संसाधन है, जैसे कि देखिए हमारे देश के अंदर कोयला बहुत ही कम राज्यों में मिलता है, जैसे झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, कर्नाटका हो गया। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि केवल उसी राज्य के लोगों को इस पर अधिकार है, बाकी लोग इसका यूज़ नहीं कर सकते। तो जब कोई रिसोर्सेज निकलता है किसी भी राज्य में, तो वो पूरे देश के लिए योग्य है, वो पूरे देश के लिए मान्य रखता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं राष्ट्रीय संसाधन, नेशनल रिसोर्सेज, जिसका उपयोग पूरे देश के लोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अब देखो हमारे पास ओशियन है, पैसिफिक ओशियन हो गया, आपका अंटार्कटिका ग्लेशियर हो गया, आर्कटिक ग्लेशियर हो गया। तो ये सभी क्या है, ये इन सभी चीज़ों का यूज़ पूरी दुनिया कर सकती है, कोई भी जाकर वहाँ पर रिसर्च सेंटर स्थापित कर सकता है। तो इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। उसके बाद आता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट से कहने का मतलब है हमारे पास जो भी संसाधन है उसको इस तरह से यूज़ करो कि आने वाले समय में ये जो आपके आने वाले नेक्स्ट जनरेशन है वो भी इसका यूज़ कर सके और ये एक लंबे समय तक चल सके। इसका लाभ जिस तरह से आपने उठाया है आने वाली पीढ़ी भी इसका लाभ उठा सके, इसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ताकि क्या हो, ताकि एक लंबे वक्त तक चल सके। तो इसे कैसे बढ़ा सकते हो आप? इसे बढ़ा सकते हो आप प्लानिंग करके, मतलब किसी भी चीज़ को अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आप प्लानिंग करके अगर उसको यूज़ करते हो तो वो क्या होगा, एक लंबे वक्त तक चलेगा और ज़रूरत के हिसाब से आप उसका यूज़ कर पाओगे। दूसरा है बेटे आपका द रियो डी जनेरियो। ये है था क्या? अर्थ समिट। अर्थ समिट सबसे पहला 1992 में हुआ था। ये ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि जो कार्बन इमिशन होता है उसको कंट्रोल कैसे किया जाए और ग्लोबल वार्मिंग को कैसे हीट होने से रोका जाए। तो इसके लिए सभी देशों ने मिलकर एक अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम रखा गया अर्थ समिट, और उन्होंने इस पर अपने अपने कुछ कंट्रीब्यूशन दिए कि हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्रीन एनर्जी है उसको यूज़ करने में सहयोग देंगे। जो देश अंडर डेवलपमेंट है उनको ग्रीन एनर्जी के बारे में बताएंगे, उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाएंगे ताकि वो सब इन सब चीज़ों का यूज़ करके कार्बन इमिशन वाले जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको कम कर सके और ग्रीन एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सके। उसके बाद है आपका रिसोर्सेज प्लानिंग। हमारे पास जाहिर सी बात है हमारे पास बहुत सारे संसाधन हैं, लेकिन हम इसका यूज़ क्या प्लानिंग करते हैं? नहीं करते। तो जब तक हम किसी चीज़ को प्लानिंग करके यूज़ नहीं करेंगे तो वो लंबे समय तक चलेगा ही नहीं, वो कुछ समय बाद ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें कैसे हो सकता है? इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आप ये कर सकते हो कि आप किसी भी चीज़ को यूज़ करने से पहले उसकी क्या करो, आप उसकी प्लानिंग करो कि इसे को आप कहाँ तक यूज़ कर सकते हो, क्या इसकी जगह किसी और चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं, क्या वो बेनिफिटेबल रहेगा। तो इस तरह से क्या होता है, आप रिसोर्सेज को प्लानिंग करके अगर यूज़ करते हो तो लंबे समय तक चलेगा और उसके आपको लाभ भी मिलेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया। हमारे देश के अंदर जो रिसोर्सेज हैं उसकी प्लानिंग पर ध्यान दिया ही नहीं जाता है। जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसको या तो लैक ऑफ टेक्नोलॉजी या लैक ऑफ फाइनेंस, पैसे की कमी या तकनीकी की कमी की वजह से उसका यूज़ नहीं किया जाता है और वो वेस्ट हो जाता है। आप लोग देखते होंगे लगभग इंडिया में हर साल बाढ़ आता है और लगभग लाखों क्यूसेक मीटर पानी क्या करता है, गंदे नाले में बहकर समुद्र में चला जाता है। आपने देखा होगा कि कितने सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे पानी की कितनी कमी है। अरे देशों की बात हम क्यों करें, इंडिया में देखिए आप, इंडिया में कितने ऐसे राज्य हैं जहाँ पे पानी कितनी किल्लत है कि पानी के लिए लोग आपस में लड़ते हैं। दो राज्य आपस में लड़ जाते हैं, कर्नाटका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इनके बीच में पानी को लेकर कितनी दिक्कत है।
तो इंडिया जैसा देश जहाँ पे पानी की इतनी समस्या है, फिर भी इंडिया में लोग क्या करते हैं, पानी को यूज़ ठीक तरीके से नहीं करते हैं, तो ये गलत बात है। उसके बाद लैंड रिसोर्सेज, हमारे देश के अंदर बड़े पैमाने पर लैंड वगैरह जो ज़मीनें हैं वो 3 भागों में बटे पड़े हैं। जैसे कि माउंटेन हमारे पास जो है वो हमारे पास माउंटेन है लगभग 30%, और जो हमारे पास प्लेन एरियाज़ हैं वो हैं 43%, और प्लेट्यू जो है पठार उबड़ खाबड़ जो होते हैं वो है 27%। हमारी जो ज़मीन है लगभग 45% ज़मीनों को हम कल्टीवेशन के लिए यूज़ करते हैं, और लगभग 18% से लेकर 21% तक जो ज़मीन है उसका यूज़ हम करते हैं पेड़ पौधों के लिए, और बाकी 5% जो ज़मीन है वो पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं फॉलो, जो कभी यूज़ किया ही नहीं जाता है। अब बाकी की जो ज़मीनें हैं वहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया है, फैक्ट्री है, इंडस्ट्रीज़ है। ठीक है, तो आज के लिए ठीक है बेटे। अब नेक्स्ट क्लास में हम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल।